मैं मंच का सबसे छोटा कवि हूं, एकमात्र कुंवारा कवि हूं इस मंच का। मेरा कविताओं में केवल इतना योगदान है जितना हमारी क्रिकेट टीम में अनुष्का शर्मा का। भाई ने बताया प्यार बोतलों तक रह गया, होटलों तक रह गया। सर मैं दिल्ली से आया हूं, हमारे यहां तो होटलों की भी जरूरत नहीं पड़ती। क्या हो गया? अच्छा दिल्ली वाले भी हैं क्या कुछ? सर बहुत टेंशन चल रही है हीरो जी, इतनी टेंशन चल रही है डॉक्टर साहब, पूरे देश में पूरी दुनिया में टेंशन है। महंगाई की टेंशन, राजनीति की टेंशन, आतंकवाद की टेंशन, प्यार प्रेम की टेंशन, पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं, अलग अलग कोरोना की टेंशन। कोरोना में मैडम सबसे ज़्यादा टेंशन मुझे हुई क्योंकि अंग्रेजी बहुत आ गई। सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, अब आधे देश को अंग्रेजी नहीं आती। एक आदमी रोज मेरे घर घंटी बजाता है, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाए, बोला सर सैनिटाइजर मिलेगा। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजा दी, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहाँ से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ है सैनी। मैंने सैनी देख के सैनिटाइजर मांग लिया, अच्छा मैं चड्डा नहीं हूं। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्डा नहीं हूं। आवाज मंच पे गूंज रही है, आगे तो आवाज ठीक। सर मैं दिल्ली से आया हूं, कितनी भी पूरी दुनिया में टेंशन चल रही है। यूक्रेन और रशिया का युद्ध चल रहा है। अर्जुन जी वीर रस के हमारे देश के सबसे बड़े कवियों में हैं। अर्जुन जी ने कहा भाई देश में क्या करें, हमारा तो रशिया भी दोस्त है, यूक्रेन भी दोस्त है, क्या करना चाहिए भारत को? अब हम किसका सपोर्ट करें? मैंने कहा बहुत सिंपल है सर, यूक्रेन को कुछ नहीं करना, अपनी तोप के अंदर पतंजलि का शैम्पू डाल के फायर कर देना चाहिए। बोले इससे क्या होगा? मैंने कहा रूसी भाग जाएगी। भाई लड़ाई तो रूसी से चल रही है ना, कितनी भी टेंशन हो जाए। मैं आप सर कोरोना ने सबसे ज़्यादा टेंशन दिया मैडम। मैं चाइना गया था 2019 में, फिल्म फेस्टिवल में परफॉर्म किया था मैंने। सबसे ज़्यादा टेंशन चाइना ने दी है पूरी दुनिया को कोरोना की। अजीब ही लोग हैं वहाँ चाइना के। हमारे बौद्ध भिक्षुक जी बैठे हैं, तो सब जानते हैं चाइना में बौद्धिस्ट भी बहुत रहते हैं। उनको अंग्रेजी नहीं आती, चाइना वालों को चाइनीज़ बोलते हैं वो, हिंदी भी नहीं आती। हिंदी में खाली भाइयों बहनों समझते हैं बस, वो कुछ नहीं आता उनको। पानी मांगना तो अंग्रेजी में मांगा, हिंदी में मांगा, उनको पानी देना समझ में नहीं आ रहा। इशारा भी कर दिया, पानी नहीं दे रहे वो लोग। हमारे इंडिया में देखो कोई आधे किलोमीटर दूर से देख के बता देते हैं माचिस मांगने आ रहा है। कुछ नहीं आता सर उनको। मैं आपको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं, पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, हमारा दिल्ली वालों को टेंशन कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमारा बिगाड़ सकती है कुछ? हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हमने टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। भाई साहब टेंशन ही है वो सुबह किस बात पर नाराज हो जाए उनके बच्चों को नहीं पता। उनका 7 साल से एक ही काम है, सुबह सुबह उठो, नहा धो के शीशे के सामने जाके डेली एक डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो इसको ठीक कर दूंगा, एक बार दिल्ली पुलिस दे दो ठीक करके दिखा दूंगा इसको, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो। मैंने कहा जी दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। एक बार दे दो बस। देखो बीमारियां खत्म होती है। अब हमारे वैज्ञानिकों ने मेहनत की, वैक्सीन बनाई कोरोना की, आप सब ने, स्वास्थ्य कर्मियों ने, डॉक्टर्स ने मेहनत की, तो बीमारी दूर हो रही है। हमारे केजरीवाल जी ने पूरी दिल्ली से डेंगू खत्म कर दिया। पता है कैसे खत्म किया? पूरी दिल्ली में बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए सर, चौराहे चौराहे पे, वो उस पर लिखवाया डेंगू का मच्छर साफ पानी में भी पनप सकता है, नीचे उनका फोटो। वो मच्छर दोबारा आने की हिम्मत नहीं कर रहा। पता नहीं किस बात में नाराज होते मैडम। अभी 27 तारीख को मैंने देखा, एक मेरे सपने में सारे नेता आते हैं रात को। केजरीवाल जी मेरे सपने में रोए 27 तारीख को आके। मैंने कहा भाई साहब क्या हो गया? लोकतंत्र की हत्या हो गई। मैंने कहा जी लोकतंत्र की हत्या क्या हो गई? 26 जनवरी के दिन लोकतंत्र मर गया देश के अंदर। मैंने कहा जी कैसे मर गया? मैं कर्तव्य पथ पे बैठा हुआ था, मेरे सामने से परेड जा रही है, मोदी ने मुझे परेड नहीं करने दी। मैं दिल्ली का बेटा हूं, अगर मैं थोड़ा सा टैंक चला लेता तो क्या बिगड़ जाता? टैंक चलाना चाहता हूं। सर वो किसी भी बात पर नाराज हो जाते हैं। हमारे देश में सबसे ज़्यादा टेंशन नेताओं ने दी हुई है। आज आपने 4 कवियों को बुलाया, अच्छा कोई कवित्री नहीं बुलाई आपने। कवित्री होती है ना मैडम मंच पे, तो मैं तो ऐसा लगता हूँ जैसे सानिया मिर्जा के बगल में मलिंगा बैठा हो। अच्छा पीछे तो एक भाई वो भी हंस रहे जिनकी अपनी खोपड़ी जयसूर्या के जैसी है। टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। इतने मस्ती में आप लोग बैठे हैं,
पीछे तक कुर्सियां बिछी हुई हैं, सोफे तो इसलिए लगवाने पड़े क्योंकि हीरो हितो जी को भी आना था। तो और सर मैंने जितने भी फ्रंट रो होते हैं ना सर, वहाँ डीन बैठते हैं, प्रिंसिपल सर बैठते हैं, प्रोफेसर्स बैठते हैं, डॉक्टर्स बैठते हैं, पूरी फैकल्टी कॉलेजेस की बैठती है। वो कभी खुल के हंसते नहीं है किसी प्रोग्राम में, लेकिन आज एक बार आप फ्रंट रो में जितने हमारे बैठे हैं एक बार उनके लिए तालियां बजाइए। पूरी फैकल्टी जितनी यहाँ पर बैठी है पूरा आनंद ले रही है। डॉक्टर हीरो हितो सर है, मैडम है, सब। वरना हम जितने फ्रंट रो में बैठते हैं कभी हंसते नहीं है वो, उनके अंदर नेचुरल प्रोटोकॉल आ जाता है। वो एक विशेष मुद्रा बना के बैठते हैं कि अगर हम हंसे तो पीछे वालों में और हम में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, तो हंसना नहीं है, उनसे अलग दिखना है। और जब उनको मैक्सिमम हंसी आती है वो सिर्फ इतना हंसते हैं वेल पर यहाँ तो तालियां भी बजा रहे हैं, आप लोग खुल के हंस भी रहे हैं, तो मैं बहुत बधाई देता हूँ डॉक्टर साहब को। आपने एक विशेष इतना आयोजन कराया सर कौरवी भाषा का, क्योंकि हम लोग बोलते थे खड़ी बोली, अब आज से ये कौरवी भाषा के नाम से जाना जाएगा और उसका श्रेय सर आपको जाएगा। एक बार तालियां इस महोत्सव के लिए हो जाए, बड़ी मेहनत लगती है कोई कार्यक्रम खड़ा करने में। मेरे बारे में राजेश जी ने बताया मैं देश के बहुत बड़े बड़े नेताओं की मिमिक्री कर लेता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं देश के बड़े नेताओं को आपके मंच पर बुलाता हूँ। बहुत बड़े बड़े नेता हैं सर हमारे देश में। एक नेता है बिहार में लालू यादव, वो मेरा नुकसान ही हो जाएगा रिकॉर्ड करके। तो एक से बढ़ के एक नेता है हमारे देश में जिनकी मैं मिमिक्री करता हूँ, सबसे पहले बुलाते हैं लालू यादव जी को। लालू यादव जी को आप सब जानते हो, सबसे ईमानदार आदमी है। जिस जेल का उद्घाटन किया डॉक्टर साहब उसी में बंद रहे। लालू जी का अपना स्टाइल है भाषण देने का। आपको लगे लालू जी आपके यूनिवर्सिटी में आ गए तो मुझे लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने आप जैसे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में लालू जी को निपटा दिया। लालू जी जैसी माइक पे आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन। नरेंद्र मोदी कब अच्छा दिन आएगा, कब अच्छा दिन आएगा। नीचे से एक लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का उप मुख्यमंत्री बन गया और कितने अच्छे दिन लोगे। और कितने अच्छे दिन लोगे। एक नेता है क्या थे, नवजोत सिंह सिद्धू। हाँ थे ही वो तो। मैं लाफ्टर चैलेंज 3 में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता तो सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, एक बार अगर वो बोलना शुरू कर दें या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है। एक नया लड़का है, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड तुझमें वो कला है, नदियां नाले गागर सागर बादल बादल। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। हालांकि आए तो आज हम भी माइक की टेस्ट करने हैं। एक से बढ़ के एक नेता है। एक बहुत महत्वपूर्ण आवाज सुनाता हूं आपको, हमारे देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की आवाज। डॉक्टर साहब देखना बहुत आनंद आएगा आपको। माइक थोड़ा सा इको ज्यादा कर रहा है, माइक बहुत अच्छा है पर हॉल की वजह से इको कर रहा है, मैं कोशिश कर रहा हूं। राजनाथ सिंह जी को आप सब जानते हैं, भारत के डिफेंस मिनिस्टर, रक्षा मंत्री हैं। वे अगर आते आपके इस शानदार कार्यक्रम में तो कैसे भाषण देते, पहले देखना सर जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं। राजनाथ सिंह जी, अध्यक्ष महोदय, जहाँ तक प्रश्न पाकिस्तान का है तो हमारी सरकार ने पाकिस्तान को यह स्पष्ट संदेश दिया है कि पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। पाकिस्तान से अब कश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी। बात यदि होगी तो पीओके पर होगी, कश्मीर पर अब कभी कोई बात नहीं होगी। सब अब साफ आ रही है? अभी तो अमित शाह की आते आते और साफ हो जाएगी। हाँ, एक और आवाज है हमारे भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी की आवाज। अमित शाह जी का भाषण, मिमिक्री आपने उनकी कभी किसी से नहीं सुनी है? किसी से कोई कर ही नहीं रहा है। अच्छा, कर भी रहा होगा तो कर नहीं पा रहा होगा, पर मैं करता हूं। मेरे बहुत पसंदीदा नेता है। मेरा एक शो आता है कहने भी दो यारों, गुड न्यूज टुडे, जो आज तक का चैनल है उस पर आता है हर शनिवार इतवार को। मैडम मैं हर हफ्ते करता हूँ। अमित शाह जी आते हैं, अगर सबसे पहले देखना वो रैलियों में भाषण कैसे देते हैं सर। अभी यूपी में भी इलेक्शन था, उन्होंने बहुत सारी रैलियां की। आपको लगे वो रैलियों में एग्जैक्ट ऐसे बोलते हैं, फिर वो यहाँ के क्या बोलते हैं मैं बताता हूँ। देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा भाई, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है।
यदि अमित शाह जी यहां पे आते तो देखिए ये शुभार्थी के अंदर शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है भाई, तो मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहना चाहता हूं, ये नीले कोट ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। दादा आपका चश्मा बहुत अच्छा है पर आप ध्यान से सुनो आप। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं और इतना ही कहता हूं कि जो भी लोग तालियां नहीं बजाते हैं उसको हम देखेंगे। उसको हम देखेंगे ही। लेकिन एक आवाज है मैडम जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। मोदी जी का भाषण सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो तो सुनता ही है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। मैं 12 देशों में गया हूं सर, मैंने देखा वहां पाकिस्तान के लोग भी सुनते हैं। अच्छा उनको तो सुनना भी चाहिए, उनको हमसे ज़्यादा सुनना चाहिए। और आजकल तो वो कश्मीर मांगने की बात कर रहे थे, अब आटा मांग रहे हैं वो पाकिस्तान वाले। तो मोदी जी अगर आपके ऑडिटोरियम में आते तो कैसे भाषण देना शुरू करते, मैं कोशिश कर रहा हूँ, सुनिएगा। माइक थोड़ा सा इको हो रहा है, हो सकता है मोदी जी की निकालूं, देवगौड़ा की निकल जाए, लेकिन आप लोग बहुत मन से सुन रहे हैं, सुनिए। भाइयों बहनों, मेरे देश में और देश के उत्तम प्रदेश उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के शुभार्थी विश्वविद्यालय में यह कौरवी भाषा का शानदार कवि सम्मेलन चल रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी कविता पढ़ रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? दीपक सैनी को बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। डॉक्टर साहब ज्यादा मोटा हो गया क्या? ये 10 की गड्डी है, टेंशन मत लो। अभी सर मोदी जी मेरे पिछले दिनों सपने में आए थे। आपने घटना सुनी होगी, पिछले दिनों उत्तर प्रदेश की, यूपी, हरियाणा, दिल्ली की एक बहुत बड़ी घटना थी कि सारी महिलाओं को चोटियां काट के ले गया कोई। पता है ना मैम आपको, न्यूज में आया था चोटी कटवा गैंग। आज तक नहीं पता वो किसने काटी। कई तो रिपोर्टर्स की कट गई जो वहां रिपोर्टिंग करवाने गई, पर ये नहीं पता काटी किसने। मोदी जी मेरे सपने में आए, मैंने कहा भाई साहब सबकी चोटियां कट रही है, और हमारे मुख्यमंत्री केजरीवाल जी वो भी आए पीछे पीछे। दोनों से पूछा भाई साहब सबकी चोटियां कौन काट रहा, दोनों का रिएक्शन देखना। पहले मोदी जी ने भाषण देना शुरू किया। भाइयों बहनों, मेरे देश में कोई चोटी काट कर ले जा रहा है, कोई तो है जो चोटी काट कर ले जा रहा है, और ये हमारी माता बहनों को केशलेस बना रहा है। और जो लोग चोटियां काट रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अगर काटना हो तो गरीबी को काटिए, काटना हो तो बेरोजगारी को काटिए, और चोटी ही काटनी हो ना तो उनकी काटो जो पार्लर में कटवाते हैं। पीछे पीछे दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी आ गए, आपको लगे पॉइंट कोमा फुल स्टॉप के साथ तो एग्जैक्ट यही बोलते। मैंने कहा भाई साहब सबकी चोटियां कौन काट रहा है? ये नरेंद्र मोदी कटवा रहा है जी सबकी। ये सारी चोटी नरेंद्र मोदी कटवा रहा है, देश में कोई नहीं कटवा रहा, इनके सारे मंत्री गंजे हैं। मैं कहा जी आपके भी तो मंत्री गंजे हैं, मनीष सिसोदिया खुद गंजा है। गंजा मत कह देना मनीष को, 6 बजे उठ जाता है वो। गंजा मत कह देना मनीष को, लोकपाल मांगते मांगते सर का त्रिपाल उड़ गया।
सबका अपना अपना अंदाज है, बहुत सारे नेता हैं। एक और नेता सर याद आ गए मुझे, मिमिक्री के सबसे योग्य पात्र, उनकी ना करूं तो फिर पूरा होगा नहीं, यज्ञ में आहुति नहीं डलेगी पूरी। हमारे बड़े भाई श्री राहुल गांधी जी। दीपक पहले राकेश टिकैत की कर। हाँ, राकेश टिकैत की भी करता हूँ। हाँ देखो हमारे इस कुरु प्रदेश का वो बड़ा हीरो है। हाँ, वो एंड में करूँगा ना, उसका हीरो। होना चाहिए, हाँ। उसकी होनी चाहिए। आपने राहुल गांधी का भाषण सुना होगा, सुना है? क्यों सुना है जी? नहीं सुना? सौभाग्यशाली हैं आप। हमारा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। राहुल गांधी जी की अभी यात्रा भी चली। राहुल जी अगर आते इस माइक पे कैसे भाषण देते, सुनना सर, आपको लगे कि वो आ गए हो, तो वो बिल्कुल ऐसे ही बोलते हैं। यहाँ पे आके बधाई कैसे देते वो, देखिए भैया, ये जो कविता है, ये जो पोइट्री है, ये जो कवि सम्मेलन है, सवाल ये है कि ये क्यों होता है। मैं आपको बताता हूं, ये गोदी मीडिया आपको कभी नहीं बताएगा भैया, मैं बताता हूं। हाउ इज इट पॉसिबल? ये कवि सम्मेलन क्यों होता है? ये बैठे हैं, डॉक्टर साहब बैठे हैं, फैकल्टी बैठी है, ये लोग पैसा देते हैं तो हम करते हैं। सिंपल है भैया, खत्म, टाटा बाय बाय, गए भैया। हाँ करता हूँ, राकेश टिकैत जी की भी करता हूँ। उससे पहले तो बहुत सारे निपटाऊंगा अभी। एक और मुझे याद आ गए, हमारे दिल्ली के सांसद भी हैं, मेरे मित्र भी हैं, मनोज तिवारी जी। मनोज तिवारी जी सर आते अगर यहाँ पे कैसे शुभकामनाएं देते। अरे भैया जानते हैं आप सब लोग, ये जो कवि सम्मेलन होता है ना, ये बड़ा ही पावन होता है, और अगर कवियों की कविताओं पर ताली नहीं ना कोई बजाता है तो छठी मैया पाप देती है। तो ऐसा झूम के ताली बजाना है कि कवियों को भी लगना चाहिए कि वो सिर्फ पैसों के लिए नहीं आए हैं, ऐसों के लिए आए हैं। एक बार बार पीछे से याद दिला रहे हैं भाई हमारे, एक मैंने मिमिक्री की थी जो 1.5 साल पहले बहुत वायरल हुई थी, राकेश टिकैत जी की आवाज़। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने सुनी हो सकता है कुछ लोगों ने ना सुनी हो। राकेश टिकैत जी को आप सब जानते हैं भाई साहब, मेरे सपने में आ गए राकेश टिकैत जी। मैंने, अच्छा जो पॉपुलर होता है वो मेरे सपने में जरूर आता है। मैंने अभी, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी, आपको पता होगा, हमारी टीम क्रिकेट वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। टिकैत साहब मेरे सपने में आए। मैंने कहा टिकैत साहब ये बताओ, हमारी टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, क्या करोगे? अब देसी आदमी उसको क्या इलाज बताएगा देखना, क्योंकि उन्होंने इतना बड़ा आंदोलन किया देश का। मैंने टिकैत साहब क्या करना चाहिए, टीम वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, आंदोलन होगा, आंदोलन होगा, आंदोलन पूरा करेंगे, आंदोलन अब की बार आंदोलन होगा। मैंने ये आंदोलन होगा, कहाँ होगा? ये करेंगे आईसीसी के गेट पे। मैंने कहा ये आईसीसी, हाँ ये जो इंटरनेशनल कांग्रेस कमेटी जो क्रिकेट करवाती है, वहाँ करेंगे आंदोलन होगा, और मांग करेंगे, मांग। मैंने कहा जी क्या मांग करो? मांग करेंगे कि दोनों मैच जो हारे हैं दोबारा करवाओ, ये मैच दोबारा होंगे, ये दोनों मैच दोबारा करवाओ, और रन रेट का कानून बनेगा। इस टीम का रन रेट बढ़ गया, उस टीम का रन रेट गिर गया, कौन बढ़ाता है रन का रेट? ये रन का रेट कौन लेता है देश में? ये रन रेट का कानून बनेगा। और एक और समस्या है क्रिकेट में, अब आपको बड़ा मजा आएगा। एक और समस्या है क्रिकेट में, अंपायर उंगली उठा के आउट देता है, बैट्समैन ऐसे कर देता है, अंपायर किसी से बात करके नॉट आउट कर देता है। ये कौन है बीच में अंपायर से जिसकी बात होती है? ये उसकी जांच होगी, कौन बात करता है अंपायर से। आंदोलन होगा, पिच पे बैठेंगे और विकेट के बजाय गन्ने गड़ेंगे मारे। धन्यवाद, बहुत आनंद आ रहा है, बहुत मजे से आप लोग सुन रहे हैं। एक से बढ़ के एक नेता आए हैं राजनीति में, बहुत पॉपुलर लोग हैं। मैम राजनीति ने तो टेंशन दी हुई है नेताओं ने, लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे, भाई यूपी भाई में मैंने नया घर बनवाया है। दीपक देखो, दीपक यूपी में आए हो, ये तो करना पड़ेगा। हमने अभी नया घर बनवाया सर, और वहाँ बुलडोजर भी जाता है, जा सकता है।
करता हूँ, मैं करूँगा जरूर, बिल्कुल करूँगा। योगी जी का हमारा पूरा सपोर्ट भी रहा है, बहुत पॉपुलर है। मैंने कभी की नहीं है, लेकिन अगर आप लोग प्रेरणा दे रहे हो तो हो सकता है आपकी प्रेरणा से ही निकल जाए। कभी की नहीं है, और लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि ऐसे माइक पर निकालनी पड़ेगी, पर हो रहा है। अब इको गूंज रही है, और कोई बात नहीं, मैं कोशिश कर रहा हूँ। उत्तर प्रदेश के अंदर भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है। आज उत्तर प्रदेश में किसी गुंडे व माफिया की हैसियत नहीं है कि सड़कों पर सर उठा करके भी चल सके, धमकी तो बहुत दूर की बात है। थैंक यू। कोशिश की है, पहली बार, कुछ गलती हो गई हो तो क्षमा कर देना। बहुत सारे नेता हैं सर, लेकिन नेताओं ने टेंशन दे रखी है देश में, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं जी राजेश जी की मैं इन सारे कवियों की भी करता हूँ, अगली बार मोटे लिफाफे पे करूँगा, सस्ते में नहीं लूटूंगा। अर्जुन जी की भी करूँगा, ये मोहित जी की, सबकी करूँगा। लेकिन सर कुछ लोग ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी, जैसे बाबा रामदेव। बाबा ने बहुत टेंशन दी नेताओं को, अभी तक दे रहे हैं। एक बार बाबा ने सर दिल्ली में डॉक्टर साहब ऐसे मंच बनाया था, सबको योग सिखा रहे थे। अचानक बाबा की एक आंख फड़कने लगी। बाबा योग सिखा रहे, करने से होता है, करो योग करो। किसी ने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाति कर रही है। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ। सामने नेता, बाबा मंच पे, नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन खत्म करना है, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ। अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, खींचो, अंदर करो। एक ने कहा अब धीरे धीरे बाहर करो। किसी ने कहा बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे? करता जा, पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपाल भांति प्राणायाम खूब करवाए। एक दिन अचानक उठे, बाहर निकल के देखो करप्शन खत्म हो गया। किसी ने कहा बाबा कैसे हो गया? अरे बावड़े तुम सारे यहां बंद हो, फैलाएगा कौन? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मन से आप लोग आनंद। आइए मैं एक दो कविता आपको जरूर सुना के जाऊंगा, क्योंकि आपने कवि सम्मेलन के लिए बुलाया। दो कविताएं बहुत भरपूर मन से आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे नेता सर, एक आध कविता सुनाऊंगा क्योंकि आपने कविताओं के लिए मुझे बुलाया है। सामने देश की युवा पीढ़ी बैठी है, हमारे भाई बैठे हैं, हमारी बहनें बैठी हैं, पूरी फैकल्टी बैठी है। बहुत आनंद से आप सुन रहे हैं। बहुत अच्छे विषय पर मोहित भाई ने कविता सुनाई जो युवाओं में सुनाई जानी चाहिए थी। एक ऐसे विषय पर मैं सुनाता हूँ आपको, जिस विषय पर आपने बहुत कम कविताएं सुनी होंगी, लेकिन मुझे लगता है यूथ के सामने वो सुनानी चाहिए। वो विषय है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आपने कभी किसी से व्यंग नहीं सुना होगा। मैं हर हफ्ते शो करता हूँ और अभी होली पे लगातार आपको सारे चैनल्स पर दिखाई दूंगा। लेकिन कवि का काम वही होता है, जो दिखता है वो लिखता है। और कवि सम्मेलन की परंपरा तब से है जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो छोड़ दो, पहला अखबार भी दुनिया में छपा नहीं था, तब से कवि सम्मेलन, तब से कविता की और कवि सम्मेलन की परंपरा है। तो मैं एक कविता सुनाता हूँ कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एक कोई घटना घट जाए बस, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रगड़ता रहता है, अलग अलग चैनल्स उसको अलग तरीके से बेचते रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में अगर आपको लगे कि ऐसा होता है तो आपकी तालियां मुझे ऑक्सीजन देंगी, मैं ऐसी और कविताएं लिखूंगा। इसके बाद एक कविता सुनाऊं, दो कविताएं सुनाकर अपना स्थान लूंगा। पहली कविता सुनना सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। यह घटना है, अपराध है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन चैनल वाले कैसे अपने अपने पैकेज में इसको बेच रहे हैं, इसका आप आनंद भी लेना और तालियों से आशीर्वाद भी देना। दिल्ली में रसोई घर में खाना बना रही महिला पर किसी ने कई बार बेलन से प्रहार किया और महिला को मृत्यु के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। वाह वाह वाह, एक लाइन की कविता है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम शुरू कराया और मीडिया ने खबर का। पहले चैनल पर खबर थी, क्या एक अदना सा बेलन किसी की जान ले सकता है? क्या प्रभु छोटे से बेलन में इतनी शक्ति दे सकता है? हमारे विशेष संवाददाता इसकी तह तक जाएंगे और बेलन की सही शक्ति का पता लगाने के लिए कैमरामैन के सर पे आजमाएंगे। दूसरे चैनल पर एक रिपोर्टर खाली जमीन दिखाते हुए बोला, गौर से देखिए इस जमीन को, ये कोई मामूली जमीन नहीं है। उस महिला की मौत की जड़ यही है। 500 साल पहले यहां था एक पेड़ जिसका बेहद मोटा तना था। जी हां, उसी तने की लकड़ी से वो खूनी बेलन बना था।
खूनी बेलन बना था। तीसरे चैनल पर खबर थी नमस्कार। आज का मुख्य सवाल इस प्रकार है, जिस बेलन से महिला की मौत हुई वो किस लकड़ी से बना था? ए नीम, बी शीशम, या सी कोई और? अपना मोबाइल फोन उठाकर उसके मैसेज बॉक्स में जाकर टाइप कीजिए BELAN और भेज दीजिए 000 पर। और अपनी प्रस्तुति का, अपनी परफॉर्मेंस का अभी तक का सबसे बारीक व्यंग आप सबकी अदालत में रखता हूं, आपको समझ में आ जाए तो मुझे आशीर्वाद देना। चौथे चैनल पर खबर थी नमस्कार। आज हमारे साथ मृतक महिला के पति सुधीर हैं, जो इस वक्त बेहद गंभीर हैं। सुधीर, जैसा कि हमें पता चला है कि आप दफ्तर से जल्दी आने वाले थे, अपनी पत्नी के हाथ से बने पकौड़े खाने वाले थे। दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है? दर्शक आपसे जानना चाहते हैं आपको ज्यादा किस चीज का दुख है, पत्नी के मर जाने का या पकौड़े ना खा पाने का? इतना सुनकर सुधीर रो दिए। रिपोर्टर फिर बोला, सर थोड़ी देर अपना गम दबा लीजिए, मन को मत मारिए, पकौड़े बाहर से मंगा लीजिए। बस इससे ज्यादा मैं नहीं देख पाया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का द्वंद्व। तुरंत अपना टेलीविजन किया बंद और विचार किया कि सबसे अलग दिखने की चाह में ये झूठ के पालने में इतना झूल गए कि ज्यादातर मीडिया चैनल तो सत्य दिखाना ही भूल गए। ये इधर उधर से उल जुल खबरें सहेजते हैं, फिर उसे मन चाहे दाम पर बेचते हैं। हकीकत तो यह है दोस्तों, सबसे तेज होने का दावा करने वाले ये चैनल्स धीरे से ही सही पर सत्य सत्य और केवल सत्य दिखाएंगे तो हमारे देश में हत्यारे, चोर, अपराधी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी शायद नहीं पनप पाएंगे। शायद। एक मिनट और। अब मैं चार पंक्तियां दो चार पंक्तियां आपको सुनाता हूं, दो छंद सुनाता हूं आपको, बहुत जरूरी छंद है, उसके बाद मैं अपना स्थान लूंगा। पहला छंद मैं सुनाता हूं राष्ट्रीय मुद्दे पर, दूसरा छंद मैं सुनाता हूं जो मुझे युवाओं को सुनाना चाहिए। सर, एक घटना घटी पिछले दिनों, धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, आप सब जानते हैं। लोगों ने बहुत लंबा उस पर लिखा था, कश्मीर फाइल्स मूवी भी आ गई, लोग मूवी देख के बहुत रोए। युवा पीढ़ी को जो अभी 20-25 साल की जिनकी उम्र है, जिन्होंने इतिहास पढ़ाई नहीं, उनको पता ही नहीं था कि हुआ क्या था। तो मैं आपकी अदालत में 4 पंक्तियां रखता हूं, चौथी पंक्ति में आपको कश्मीर और धारा 370 का पूरा इतिहास समझ में आ जाए तो पीछे तक एक भी हाथ खामोश ना रहे। उसके बाद एक छंद और सुनाऊंगा। बिल्कुल पूरा इतिहास है, शंकराचार्य जी से लेकर उमर अब्दुल्ला तक का कश्मीर का, और आज़ादी के बाद से धारा 370 का पूरा इतिहास रखता हूं आपके चरणों में। देश तो आज़ाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। आपको एक एक पंक्ति में सच्चाई लगे तो चौथी पंक्तियों पर मुझे आशीर्वाद चाहिए। देश तो आजाद हुआ और जिंदाबाद हुआ, जलता रहा तिरंगा कश्मीरी लैंड में। भारत हो मुर्दाबाद और पाक जिंदाबाद, यही धुन बजती घाटी के हर बैंड में। जन विश्वास जगा, भावी इतिहास जगा, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में, और देश सौंप दिया मोदी जी के हैंड में। 70 बरस से कलंक थी जो धारा वह मोदी ने उखाड़ फेंकी 70 सेकंड में। धन्यवाद। और अंतिम एक छंद सुनाकर अपना स्थान लूंगा, वो भी बहुत जरूरी है। जैसा आपने लोक भाषा का कार्यक्रम कराया, हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी के साथ भी जितना दुर्व्यवहार पिछले 70 सालों में किया, और किन लोगों ने किया मैं आपको बता रहा हूँ राजेश जी। अंतिम पंक्तियां सुनाकर मैं अपना स्थान लेता हूँ। हिंदी के साथ मैं, क्योंकि मैं न्यूज़ चैनल में जाता हूँ, मुझे पता है हमारे साथ बड़े बड़े पत्रकार जिनका करोड़ों रुपए का पैकेज है, जो करोड़ों रुपए कमाते हैं हिंदी से, वो स्टूडियो से बाहर निकलते हैं अंग्रेजी बोलने लग जाते हैं। अभिषेक बच्चन, जिनके पिताजी हिंदी फिल्मों के महानायक और जिनके दादा हिंदी कविता के महाकवि हैं, वो अंग्रेजी में इंटरव्यू देता है हिंदी चैनल के ऊपर। उसको ये नहीं पता कि मेरे पिताजी और मेरे दादाजी ने हिंदी से सब कुछ कमाया है। तो मैं अंतिम 4 पंक्तियां यूथ जो कि रील्स में और गालियों वाली कॉमेडी में भटका हुआ है, मैं उसको सही दिशा में लेके आना चाहता हूं। आपको लगे कि चौथी पंक्ति में हमारा ऐसा हुआ है, तो इस आवाज को भी कहीं ना कहीं जब भी मौका मिले आप उठाया कीजिए, सुनिएगा। अंग्रेजी में बजाते ताल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। क्या हो रहा है हमारे देश में? अंग्रेजी में बजाते ताल पीटते हैं थाल, हर बात अंग्रेजी में ही जमा रहे हैं। धन्यवाद और याचना भी अंग्रेजी में ही, क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं। क्षमा तक अंग्रेजी में ही थमा रहे हैं। हाय बाय होती सारा दिन अंग्रेजी में ही, बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं। बचपन अंग्रेजी में ही समा रहे हैं, और हिंदी से किया है विश्वासघात उन्होंने ही, रोजी रोटी यहाँ हिंदी से जो कमा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। गौरी मिश्रा जी आई, उन्होंने सरस्वती वंदना की, उनके तुरंत बाद मुझे बुला लिया। आपने पहले उनको देखा फिर मुझे देखा, हालांकि अभी भी आप ऐसा ही कर रहे हो।
आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा जैसे सानिया मिर्जा के बाद मलिंगा देख लिया हो। कोरोना की टेंशन आई, कोरोना में सब सोचा टेंशन हम कवियों को कलाकारों को हुई, क्योंकि प्रोग्राम होने बिल्कुल बंद हो गए। ये लाइव प्रोग्राम ऐसे होने बिल्कुल बंद, ऑनलाइन प्रोग्राम हुए, जूम लाइव, फेसबुक लाइव, इंस्टाग्राम लाइव, यूट्यूब लाइव, ऊपर कोट और नीचे निक्कर पहन के 2 साल प्रोग्राम किए। अच्छा, सुनने वाले भी ऐसे जैसे झाड़ू लगाते हुए सुन रहा था, पोछा लगाते हुए सुन रहा था। कोरोना में सर अंग्रेजी बहुत आ गई। अच्छा, हमारे आधे देश में तो हिंदी नहीं आती, अंग्रेजी क्या आएगी। एक आदमी अंग्रेजी बोलता है, सैनिटाइजर, वैक्सीनेशन, आइसोलेशन, क्वारंटीन, ऑक्सीजन सिलेंडर। एक आदमी रोज मेरे घर पे आता, घंटी बजाता, बोला भाई साहब सैनिटाइजर दे दो। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर मिलेगा? मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? अगले दिन फिर घंटी बजाई, बोला भाई साहब सैनिटाइजर लेके जाऊंगा। मैंने कहा मैं कहां से लाऊं? बोला आपके घर के बाहर लिखा हुआ सैनी। वाह वाह। मैंने कहा सैनी देख के सैनिटाइजर मांगी, अच्छा है मैं चड्ढा नहीं हूं। और ये तो और भी अच्छा, राघव चड्ढानी। पूरी दुनिया में टेंशन, लेकिन मैं आप सबको बताऊं, मैं दिल्ली से आया हूं और पूरी दुनिया में कितनी भी टेंशन हो जाए, जितनी चल रही है इससे 10 गुनी और ज्यादा हो जाए, हमारा दिल्ली वालों का भाई साहब कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हमारा बिगाड़ सकते हैं सब कुछ? हमारा क्या बिगाड़ेगी? हमने तो टेंशन को मुख्यमंत्री बना रखा है। तो भाई साहब मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि किसी पार्टी का मुझसे ही नहीं है। हमारे केजरीवाल जी का 8-10 साल से एक ही काम चल रहा है, आप सब टीवी पे देखते हो, एक ही काम चल रहा है। सुबह सुबह उठो, नहा धोके शीशे के सामने जाकर डेली एक ही डायलॉग, एक बार दिल्ली पुलिस मुझे दे दो, ठीक कर दूंगा इसको। एक बार दिल्ली पुलिस दे दो, ठीक कर दूंगा। मैंने कहा सर दिल्ली पुलिस भी यही कह रही है। वाह वाह। और ये तो इतना अच्छा प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, महिलाओं की शक्ति भी इतनी ज्यादा है, पुरुष तो बेचारे रखे ही हुए हैं और महिलाएं भी खुल के हंस रही है। सर ये हो सकता है उत्तराखंड में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में महिलाएं खूब खुल के हंस रही है, हमारे दिल्ली में नहीं हंसती भाई साहब। दिल्ली की लेडीज को सामने बिठा दो, किसी कवि को खड़ा कर दो, कवि की लाज जाएगी भाई साहब वहां से। क्योंकि मेकअप करने वाले भी समझा के भेजते हैं, ज्यादा हंसोगे तो चेहरे के पीओपी की हमारी कोई गारंटी नहीं। जोरदार तालियां बजाएं, सब लोग आनंद ले रहे हैं। अगर आप तक बात पहुंचे तो आप तालियों से, क्योंकि अपनी उम्र को ठीक नहीं बताती भाई साहब। किसी से पूछ लो, कोई अपनी उम्र ठीक नहीं बताती। कोई एक आध होती है गौरी मिश्रा के जैसे, जो बहुत ईमानदारी से बता देते 51 हो गई, हर कोई नहीं बता पाता। हर कोई नहीं। संजय जी हमारी भाभी जी ने भी नहीं बताई, तो जाके चेक कर रहे हैं, मुझे पता है। कईयों को तो मरने के बाद जब संदूक में पुराना सर्टिफिकेट मिलता तब पता लगता 10 साल बड़ी थी। मैं तो एक बार ट्रेन में आ रहा था, बीच वाली बर्थ में, ऊपर वाली बर्थ में 30-35 साल की महिला, नीचे वाली में 70-80 साल के बीच में मैं। ऊपर वाले ने नीचे वाले से पूछा, बोला बहन तुम्हारी उम्र कितनी होगी? 70-80 वाले बोले होगी 30-35। इतना बड़ा घोटाला किसी ने नहीं किया। अब 70-80 वाले ने 30-35 वाले ने पूछा, बोले बहन तुम्हारी कितनी? बोली होगी 18-20। मैं बर्थ से नीचे गिर गया। बोली क्या करो? मैंने कहा पैदा होने की कोशिश। वाह। अच्छा सर मेरी हुई नहीं, लेकिन मुझे पता है शादी के बाद क्या होता है। शादी होती, पत्नी अपने पति को बुलाते हैं, इधर आ भाई। वो बेचारा ऐसे जाता है जैसे आउट होकर बैट्समैन पैविलियन में जाता है। ये दोस्त तेरा बहुत खराब है, इससे बात करना बंद कर। वो उससे बात करना बंद कर देता है। अगली भी बुलाते हैं, कल से ये खाना बंद कर, वो पीना बंद कर, वर्ल्ड कप पे सट्टा लगाना बंद कर। जब वो सब कुछ छोड़ के सुधर जाता है ना, अचानक रोमांटिक होकर बोलती है, अब आप पहले जैसे नहीं रहे। बेचारा पहले जैसा कहां से रहा? सॉफ्टवेयर तो पहली फॉर्मेट हो गया। ये सारी टेंशन है, लेकिन हमारे देश में सबसे ज्यादा टेंशन जो दी हुई है वो नेताओं ने दी हुई है भाई साहब, पॉलिटिक्स ने दी हुई है। किसी पार्टी में, यहाँ भी सारी पार्टियों में नेता है, सारी पार्टियों में मिक्सचर है, यहाँ कोई टेंशन नहीं। और सब पार्टियों में नेता बैठे थे सर यहाँ पे। सर ये डेमोक्रेसी है कि सारे लोग साथ में हंसे, और कभी सम्मेलन होता है इसलिए कि नेताओं को बिठाओ और कवियों को मंच में छोड़ दो। अच्छा नमस्कार भाई, मेरा बहुत प्यारा सर केजरीवाल। पंजाब पुलिस तो भी आने वाला। बहुत सारी टेंशन है। जब भाई साहब मुझे ज्यादा दिल्ली में 4-5 नेता किसी गांव में दौरा कर रहे थे, पता नहीं कौन सी पार्टी के थे, सबकी गाड़ियां आपस में टकरा के सारे चल रहे थे। गांव का प्रधान निकल के आया, हिंदू का अंतिम संस्कार किया, मुस्लिम को दफन किया। सुबह पुलिस आई, गांव के प्रधान को बुलाया, बोला तूने सारे नेताओं को निपटा दिया, कोई जिंदा तो नहीं था? गांव का प्रधान बोला जी एक तो बोल भी रहा था मैं जिंदा हूं, हमने सोचा झूठ बोल रहा हूं। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, एक बार बोलना शुरू करते हैं या तो भगवान रुकवा सकता है
या इमरान मुबारक पाकिस्तान में था। एक नया लड़का है, उसने जैसे जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझमें वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझमें वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने कागर सागर। बंदा डर का बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया। हालांकि आज आए हम भी माइक टेस्ट करें। अच्छा कुछ नेता ऐसे होते हैं संजय जी जिनका भाषण बहुत देर से सुनना आता है, बहुत देर लगती है कि ये नेता क्या बोल गए। जैसे एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, उनका भाषण सुनने में थोड़ा टाइम लगता था, समझ में आ जाता था। एक और है राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत जी, भाषा पूरा भाषण समझ में आता। अभी राजस्थान में पत्रकारों ने पूछा सर राजस्थान में क्या हुआ, ये कोई हमारे राजस्थान के अंदर हमें ये बात चीली जो है दिल्ली में आ गई, सोने समय बात चीली वाली जो है इसकी वजह में ये बचेगी जयपुर के लिए हमारी बात नहीं चल जाएगी। थोड़ी टीवी की आवाज तेज की, मैंने कहा अब शायद समझ में आया, फिर शुरू हुई। हमें ये बात चीली में जैसे किंदे सोने वाली कौड़ी ये जयपुर जाएगी उनको बताएगी तो हमारी जैसी बात नहीं, तो इसकी बात क्या करें बचेगा हम जयपुर ये सर उनको समझ तो नहीं आती कहीं की आवाज समझ। एक आवाज है भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी की आवाज, आवाज आ रही है पीछे तक। आपको लगे भारत के रक्षा मंत्री आपके दिनेशपुर में आ गए हैं तो मुझे बताना ताल्लुक है जब वो लोकसभा में भाषण देते हैं। पाकिस्तान अभी तो मैं सारे सदन के समक्ष डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ अध्यक्ष महोदय की पाकिस्तान से अब काश्मीर पर कभी कोई बात नहीं होगी, बात होगी कुछ भी होगी। ये अभी भी कोई बटन ढूंढ रहा है भाई, लगातार करो, पहले कर ही हो, एक बार कर लो, कोशिश करो। बाबा रामदेव ने कहा करने से होता नहीं, करोगे तो होगा। वैसे मुझे पता है साउंड अगर वो पीछे वाला मॉनिटर तो यहाँ रख दोगे तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। एक आवाज आपको ऐसे सुनाता हूँ संजय जी की फरमाइश की, जो आपने पूरे देश में किसी के मुंह से नहीं सुनी होगी, ईश्वर की कृपा होगी तो मैंने वो मिमिक्री की। कोई नहीं कर रहा भाई साहब, अच्छा कोई कर रहा होगा तो कर भी नहीं पा रहा होगा। हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी क्या, अमित शाह जी को बुलाओ कैसे दिनेश गुरविंद्र आपको लगे आज बंद कर दिया कि अमित शाह जी आ गए हैं तो मुझे बताओ भैया, छेड़ो मत प्लीज मत छेड़ो। मेरा तो ठीक है, अमित शाह जी ने देख लिया तो बहुत बुरा हो जाएगा। उनके दो रूप दिखाता हूं। पहला तो जब वो आपके बीच में आकर वोट मांगते हैं, वोट मांगने आते हैं सारे नेता, तो कैसे वोट मांगते हैं। दूसरा यदि वो यहाँ पे आते हैं सुनी आवाज से कार्यक्रम में तो आपसे कैसे बात करते हैं। पहले देखो सर जब वो वोट मांगते हैं, देखिए ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता। राहुल बाबा आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। तो मन के साथ में मौजूद बुजुर्गों, माताओं, बहनों और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवाओं, मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, संकल्प की मुट्ठी भींचिए और पूरी ताकत से बोलिए भारत माता की। यदि कोई यहाँ पे आते आपके बीच में, देखो भाई दिनेशपुर वालों, ये अनसुनी आवाज के सार्थकता के 3 वर्ष है, उस पर ये कवि सम्मेलन है। तो जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं भाई, वो ताली नहीं बजाते हैं, उनको हम देखेंगे। अच्छा नेताओं की मिमिक्री करो तो जैसे कोई यज्ञ होता है ना सर, जब तक उसमें पूर्ण आहुति ना डालो यज्ञ संपन्न नहीं होता। ऐसी नेताओं की मिमिक्री करो और उनकी मिमिक्री ना करो तो यज्ञ संपन्न नहीं होगा। ऐसे हमारे युवाओं की धड़कन, देश के यूथ आइकॉन, भारत के बहुत बड़े नेता श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब हंसना नहीं, कॉमेडी में मेरे सीनियर है वो। आपको लगे राहुल जी आ गए हैं और कभी सम्मेलन समझा रहे आपको क्या होता तो मुझे बताना। पीछे तक आपको लगे राहुल जी आ गए, देखिए भैया ये जो कविता है, ये जो शायरी है, ये होती कैसे है, ये मोदी मीडिया आपको नहीं बताएगा, मैं बताता हूं। मैं बताता हूं भैया। कल मैं हरियाणा गया, खुद गया,
मुझसे कहता है राहुल की बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे कहा खुले में क्यों बोते हो? वाह वाह वाह। वो मेरी बात समझ गया, वो समझ गया और उसने कहा भाई साहब आप जाइए। ये होती है कविता, ये है कॉमेडी। खत्म, टाटा, बाय, अब आएगा मजा। और ये मजा मैं सारे देश को देना चाहता हूं। ये राहुल जी का अंदाज है कि एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के। और सब लोग सुनते हैं, जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं करता वो 2 बार सुनता है। अनसुनी आवाज को शुभकामनाएं देता हूं। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए। हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए और इतना मोटा लिफाफा ज्यादा मोटा हो गया संदीप, 500 की पेटी है। ये उत्तराखंड में खड़े हमारे इतने सारे, तो आपने सीएम बदल दिए भाई साहब। मुझसे कोई पूछ रहा था उत्तराखंड में जल्दी जल्दी मुख्यमंत्री क्यों बदले? मैंने कहा भाई एक लॉजिक है, ये भाजपा वाले सारे सनातन समर्थक वाले लोग हैं, इनको किसी ने बताया कि देवभूमि है, यहाँ पर त्रिदेव बसते हैं, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को बनाया गया। फिर किसी ने बताया यहाँ पर तीर्थ स्थान बहुत है, तो तीरथ जी को बना दिया। फिर मैंने बताया भाई साहब यहाँ पे तो बहुत सारे धाम है, तो धामी जी को बना दिया। तो पॉलिटिक्स में तो मिलती है, बहुत सारी चीजें पॉलिटिक्स में मिल जाती हैं। लेकिन कुछ लोग देश में ऐसे भी आए जिन्होंने नेताओं को टेंशन दी। खाली नेता टेंशन नहीं दे रहे भाई साहब, नेताओं को टेंशन देने वाले थे। जैसे बाबा रामदेव, बाबा एक बार दिल्ली में सबको योग सिखा रहे थे, करो तभी बाबा की एक आंख फड़कने लगी। किसने कहा बाबा आपकी आंख में कुछ प्रॉब्लम है क्या? नीचे बैठ जा, कपालभाति कर रही है, योग करो बाबा करो। तभी बाबा के पास एक फोन आया, बोला देश के सारे नेता आएंगे, अपनी अपनी समस्याएं बताएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ। सारे नेता सामने बाबा मंच पे। नेताओं ने कहा बाबा हमें भारत से करप्शन बिल्कुल खत्म करना, क्या करें बताओ? कुछ नहीं करना, पहले चटाई बिछाओ, अब अपना पेट धीरे धीरे अंदर करो, इतना भी नहीं कि वापस आए तो किडनी भी पहचानने से मिलता है। तभी एक नेता खड़ा हो, बोले बाबा पेट अंदर बाहर करने से करप्शन कैसे खत्म होगा? करता जब पेट तो कम होगा। बाबा ने अनुलोम विलोम कपालभाति प्राणायाम खूब करवाया, 1 रुपए बाहर निकल के देखो करप्शन बिल्कुल खत्म हो गया। एक नेता ने कहा बाबा कैसे हो गया? तुम सारे यहाँ बंद हो, फैलाएगा कौन? वाह वाह वाह। ये सारी पॉलिटिक्स की टेंशन है। जिलाध्यक्ष बैठे आम आदमी पार्टी के, भाई साहब हमारे तो दिल्ली के 2 मंत्री जेल में पड़े आप ही की पार्टी के। अच्छा देखो नेता वही होता है जो अपने हर काम को सही साबित कर देता है। केजरीवाल जी विज्ञापन आते देखा रात को 8 बजे आते हैं। भाई साहब जैसे हमारे सत्येंद्र जैन साहब स्वास्थ्य मंत्री थे दिल्ली के, उनको पुलिस पकड़ के लेगी, सीबीआई लेगी, पकड़ के जेल में डाल दिया। और जब जेल में पूछताछ करने गए उन्होंने कहा मेरी याददाश्त चली गई, मुझे कुछ भी याद नहीं, मेमोरी लॉस हो गया। अब केजरीवाल जी मेरे सपने में आए भाई साहब, देखना उन्होंने क्या बोला होगा। केजरीवाल जी सपने में आए, नमस्कार दोस्तों, साथियों मेरे एक मंत्री को उठा के ले गए सीबीआई वाले, उस बेचारे को उठा के ले गए और उसकी याददाश्त चली गई। वो सब कुछ भूल गया है, उसको कुछ भी याद नहीं है, उसको बस इतना याद है कि मेरी याददाश्त गई है। वाह वाह वाह। मेरे सामने गई है उसकी याददाश्त, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त को, जाते में झूठ नहीं बोल रहा, मैंने खुद देखा है उसकी याददाश्त। मेरे सामने ऐसे गई है, हरे रंग की थी, मैंने खुद देखा है। मैंने अब क्या करें? मेरा मानना है सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहिए, भारत रत्न देना चाहिए। मैं कहीं क्यों देना चाहिए? 1 साल जेल में बंद रहा, जुबान नहीं खोली, क्या बात है, वाह 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 वाह। और अंतिम लास्ट में सुना रहा हूं, समय की अपनी सीमाओं को देखते हुए मैंने बहुत सारे नेताओं की मिमिक्री की। एक मिमिक्री बिल्कुल ताजा ऐसे सुनाता हूं, आपको बहुत आनंद आएगा, आपने किसी से भी सुनी होगी और जितनी हमारे माता बहनें यहाँ पर बैठे उनको बहुत आनंद आएगा। एक बाबा है जो हमारे देश में बहुत वायरल चल रहे हैं, जो भी पॉपुलर हुआ मैंने उनकी मिमिक्री की है सब। एक बाबा हमारे देश में आज बहुत वायरल चल रहे हैं, बाबा बागेश्वर वाले बाबा, आप सब जानते हैं भाजपा प्रचार रहते थे पहले, कौन है, कहां से आया है, क्या किया है, क्या करेगा, कब भरेगा, कब मरेगा, सब लिख देते हैं। अब मैंने
आपने देखा बाबा जी की कथा चल रही है, सामने फंस गए दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी, और बाबा ने उनका पर्चा बनाया, बनवा दो पर्चा भाई साहब। आपको लगे कि सही पर्चा बनाया तो आनंद रहेगा, दिल्ली से आया हूं, अपने सरकार का जो भी करना मेरा अधिकार है, सुनो आनंद रहेगा। बहन जी किसी तरह आपको लगे कि बाबा बागेश्वर आ गए हो तो मुझे बताना। उनकी कथा शुरू हुई, जय श्री राम। इस पंडाल के अंदर हमको एक आदमी दिखाई दे रहा है जो नीली और ढीली शर्ट पहन करके बैठा हुआ है, तो आ जाए उनकी अर्जी स्वीकार हो गई। सामने से आ गए, बाबा जी नमस्कार, मैं दिल्ली का सीएम हूँ, एलजी मेरी बात नहीं मानता, मोदी मुझे 26 जनवरी पे परेड भी नहीं करने देता, मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ। बाबा ने तुम्हारा पर्चा बता रहा है, बताओ कौन सा पर्चा खोला। बाबा जी को, अब बाबा जी ने पर्चा खोला, बाबा जी का पर्चे का आनंद लगा। देखा बाबा ने तुम्हारा पर्चा बना रखा, देखो अपने बच्चों की झूठी कसम खाएंगे, अपने गुरु को लात मार के मुख्यमंत्री बनेंगे, नंबर एक बड़ा बड़ा बंगला बनवाएंगे जिसमें करोड़ों रुपए के पर्दे लगवाएंगे, जनता की गाड़ी कमाई से तुम्हारी ठटरी मार दे। बाबा जी मैं देश का पीएम बनना चाहता हूँ, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांग करो, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं उसका जाप करो दिन में 3 बार पार्लियामेंट के सामने। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी घर घर मोदी। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपको। हाँ हाँ